जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करेंगे बायोलॉजी का चैप्टर 1 का दूसरा पार्ट। इसका पहला पार्ट हम लोगों ने रिवीजन कर लिया था। तो पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने पहले पार्ट में लवक यानी प्लास्टिड को पढ़ा था, जिसमें हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक को देखा था। आज हम लोग तारकाय से स्टार्ट करेंगे। तारकाय यानी सेंट्रोसोम को देखेंगे। आशा करता हूँ कि पार्ट 1 को इसका आप लोगों ने अच्छी तरह से रिवीजन किया होगा। तो चलिए आज के सेशन में इसे स्टार्ट करते हैं और रिवीजन करते हैं तारकाय से। इसमें हम लोग आज पूरा इसको पहला चैप्टर को समाप्त कर लेंगे। इसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव वीडियो को देखेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तारकाय यानी सेंट्रोसोम। यह संरचना केवल जंतु कोशिका में ही पाई जाती है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर यह बेलन जैसा दिखता है और इसके चारों ओर वृत्तीय क्रम में व्यवस्थित धागे जैसी संरचना होती है। इस संरचना को एस्ट्रल रे कहते हैं। प्रत्येक सेंट्रोसोम के अंदर एक या दो कण जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे सेंट्रियोल कहते हैं। उसके बाद आगे है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का नामकरण डी डबे के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है सेंट्रोसोम का नामकरण डी डबे नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। सेंट्रोसोम जंतु कोशिका को कोशिका विभाजन में मदद करता है। सेंट्रोसोम जंतु कोशिका को कोशिका विभाजन में मदद करता है। आगे देखते हैं रसधानियाँ, वैक्यूल्स। रसधानियाँ यानी कि वैक्यूल। तो रसधानी कोशिका की निर्जीव रचनाएं मेटाप्लास्ट है। रसधानी कोशिका की निर्जीव रचनाएं मेटाप्लास्ट है। रसधानी मुख्य रूप से पौधों की कोशिका में पाई जाती है। जंतु कोशिका में काफ़ी छोटे आकार की रसधानियाँ पाई जाती है या नहीं पाई जाती है। आगे है रसधानी थैली समान आकृति है जो चारों ओर से झिल्ली द्वारा घिरी रहती है। इस झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। टोनोप्लास्ट एक अर्धपारगम्य झिल्ली है। टोनोप्लास्ट एक अर्धपारगम्य झिल्ली है। पौधों की रसधानियाँ में कोशिका का रस भरा रहता है। पौधों की रसधानियाँ में कोशिका का रस भरा रहता है। कोशिका रस पौधों की कोशिका में जीव द्रव का निर्माण करता है। रसधानी जंतु कोशिका में जल संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। रसधानी जंतु कोशिका में जल संतुलन बनाए रखने में कार्य करता है। अगला पॉइंट है कुछ कोशिकीय जीवों जैसे प्रोटोजोआ की रसधानियाँ संकुचनशील यानी कॉन्ट्रैक्टिल होती है और यह रसधानी शरीर से अवशिष्ट तरल पदार्थ का संग्रह कर बाहर निकालने में मदद करती है। कोशिका द्रव में पाए जाने वाले कुछ नवीन संरचनाओं का पता जीव वैज्ञानिक ने लगाया है। कोशिका द्रव में पाए जाने वाले कुछ नवीन संरचनाओं का पता जीव वैज्ञानिक ने लगाया है, जो इस प्रकार है। तो आइए देखते हैं। पहला है एस्फिरोसोम। अगला है कोशिकीय पंजर यानी साइटोकाइनेसिस, साइटोकेलेटन। उसके बाद पैरोक्सिसोम। उसके बाद अगला है माइक्रोट्यूबल्स। तो आइए देखते हैं एस्फिरोसोम को। इसे पौधों की कोशिका का लाइसोसोम कहा जाता है। एस्फिरोसोम को पौधों की कोशिका का लाइसोसोम कहा जाता है। यह वसा का संश्लेषण तथा संग्रह का कार्य करता है। आगे है कोशिकीय पंजर। यह प्रोटीन का बना सूक्ष्म तंतु या जाल है जो पूरे कोशिका द्रव में फैला रहता है। यह एक रचनात्मक ढांचा बनकर कोशिका की आकृति बनाए रखते हैं। अगला है पैरोक्सिसोम। यह संरचना पौधों में प्रकाशीय श्वसन में मदद करता है। इसके द्वारा कोशिका में हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 का भी उत्पादन करता है। आगे है माइक्रोट्यूबल्स। यह छोटी छोटी नलिका संरचना है जो पूरे कोशिका में फैली रहती है। यह संरचना कोशिका को गति कराने में सहायक करता है। माइक्रोट्यूबल्स का काम है कोशिका को गति कराना। अगला पॉइंट देखते हैं केंद्रक के बारे में चर्चा करेंगे। केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। सभी जीव कोशिका द्रव में के मध्य में गोलाकार तथा अंडाकार आकृति होती है, जिसे केंद्रक कहते हैं। केंद्रक गोलाकार या अंडाकार आकृति के अलावे
वृक्क यानी किडनी आकृति जैसा, घोड़े के पंजर, घोड़े के पैर आकृति जैसी भी हो सकती है। कुछ जीवित कोशिका में केंद्रक नहीं भी पाए जाते हैं। कुछ जीवित कोशिका में केंद्रक नहीं भी पाए जाते हैं, कुछ कोशिका में 2 केंद्रक भी पाए जाते हैं, जबकि कुछ ऐसी भी कोशिका है जिसमें कई केंद्रक पाए जाते हैं। सभी जीवित कोशिका का केंद्रक एक समान नहीं होता है। केंद्रक की आकृति कोशिका के क्रिया पर निर्भर करता है। केंद्रक की आकृति कोशिका के कार्य पर निर्भर करता है। एक केंद्रक के संरचना में निम्नलिखित भाग पाए जाते हैं। तो आइए केंद्रक की संरचना के भाग देखते हैं। पहला भाग है केंद्रक झिल्ली यानी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस इन्वेलॉप। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस इन्वेलॉप। केंद्रक झिल्ली यह दोहरी परत की बनी झिल्ली होती है। केंद्रक झिल्ली यह दोहरी परत की झिल्ली बनी होती है जो केंद्रक के चारों ओर रहता है। दोहरी परत वाली झिल्ली के बीच के जगह को प्रीन्यूक्लियस स्पेस कहते हैं। दोहरी परत वाली झिल्ली के बीच के जगह को प्रीन्यूक्लियस स्पेस कहते हैं। केंद्रक झिल्ली की बाहरी परत अंतर्द्रव्य जालिका से, जबकि भीतरी परत क्रोमेटिन नेटवर्क से जुड़ा रहता है। केंद्रक झिल्ली में कई छिद्र होते हैं। जिन छिद्रों से कोशिका द्रव तथा केंद्रक द्रव के बीच पोषक पदार्थ का आदान प्रदान होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, केंद्रक द्रव यानी न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियो स्पेस। केंद्रक द्रव के भीतर पाए जाने वाले जीव द्रव को ही केंद्रक द्रव कहते हैं। इस द्रव में मुख्य रूप से प्रोटीन, फास्फोरस और न्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए तथा आरएनए पाए जाते हैं। अगला है क्रोमेटिन जाल, क्रोमेटिन नेटवर्क। केंद्रक द्रव में महीन धागों का बना जाल क्रोमेटिन जाल कहलाता है। यह जालिका कोशिका विभाजन के समय काफ़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। क्रोमेटिन जालिका हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। क्रोमेटिन जालिका हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए तथा आरएनए से मिलकर बना होता है। अगला पॉइंट है, केंद्रक द्रव में क्रोमेटिन जालिका 2 तरह के होते हैं। एक जालिका बिखरा हुआ रहता है जिसे यूक्रोमोटिन कहते हैं, तथा एक जालिका बहुत ही सघन सख्त रहता है जिसे हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। यूक्रोमोटिन सक्रिय रहते हैं जबकि हेट्रोक्रोमेटिन निष्क्रिय रहते हैं। यूक्रोमोटिन सक्रिय रहते हैं जबकि हेट्रोक्रोमेटिन निष्क्रिय रहते हैं। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन जालिका एक नई छड़ जैसी संरचना में बदल जाती है, तब इसे गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम कहते हैं। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन जालिका एक नई छड़ जैसी संरचना में बदल जाती है, तब इसे गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम कहा जाता है। आगे देखते हैं, केंद्रक यानी न्यूक्लियस को देखते हैं। न्यूक्लियस यानी केंद्रक द्रव में एक छोटी गोलाकार संरचना रहती है जिसे केंद्रिका कहते हैं। इसकी खोज फोंटाना के द्वारा की गई थी। केंद्रक की खोज फोंटाना के द्वारा की गई थी। उसके बाद आगे है, केंद्रिका में आरएनए का संश्लेषण होता है। राइबोसोम का निर्माण होता है। केंद्रिका में आरएनए और राइबोसोम का निर्माण होता है और यह कोशिका विभाजन के समय केंद्रक को सहायता प्रदान करता है। कोशिका के भीतर होने वाले समस्त कार्य एवं गतिविधियों का नियंत्रण केंद्रक द्वारा ही किया जाता है। केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। अब देखते हैं प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका को। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका को देखेंगे, तो आइए देखते हैं। अब तक कोशिका के बारे में जितनी जानकारी हम लोग प्राप्त किए हैं वे विकसित कोशिका है। विकसित कोशिका ही यूकैरियोटिक कोशिका हैं जो सभी पौधों तथा जंतुओं में पाए जाते हैं। हम अपनी नज़रों से जितने भी कोशिकाओं को देख पाते हैं सारे के सारे यूकैरियोटिक कोशिका कहलाते हैं। यूकैरियोटिक आसान सा तरीका है, यू यानी जितने भी दिखने वाले कोशिका है सारे के सारे यूकैरियोटिक है। उसमें जंतु और पेड़ पौधे सभी आ जाते हैं। और प्रोकैरियोटिक उसे कहेंगे जो नंगी आंखों से नज़र नहीं आता हो। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अगला पॉइंट, पृथ्वी पर जो सजीव पहली बार अवतरित हुए उनकी कोशिकाएं यूकैरियोटिक की तरह की नहीं थे। उसमें कई कोशिकाएं संरचना का अभाव था। इस तरह से
इस तरह के कम विकसित कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। जीवाणु में इसी तरह की कोशिका होती है। अब देखते हैं प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। तो आइए अंतर को देखते हैं। इससे बहुत बार सवाल पूछ लिया जाता है। पहला है प्रोकैरियोटिक, प्राचीन तथा कम विकसित कोशिका। प्रोकैरियोटिक प्राचीन तथा कम विकसित कोशिका, इसका आकार भी छोटा होता है, जबकि यूकैरियोटिक विकसित कोशिका है, इसका आकार प्रोकैरियोटिक से बड़ा होता है। प्रोकैरियोटिक में वास्तविक केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक में वास्तविक केंद्रक नहीं पाए जाते, जबकि यूकैरियोटिक में वास्तविक केंद्रक युक्त कोशिका होते हैं। प्रोकैरियोटिक में क्लोरोप्लास्ट, गोल्जिका, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्द्रव्य जालिका का अभाव होता है। प्रोकैरियोटिक में क्लोरोप्लास्ट, गोल्जिका, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्द्रव्य जालिका का अभाव होता है, जबकि यूकैरियोटिक में ये सभी संरचनाएं मौजूद रहती है। अगला पॉइंट है प्रोकैरियोटिक में केवल एक गुणसूत्र रहते हैं। प्रोकैरियोटिक में केवल एक गुणसूत्र रहते हैं तथा इसके डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं रहते हैं। प्रोकैरियोटिक के डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं रहते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में एक से अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक में एक से अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं और इसका डीएनए हिस्टोन प्रोटीन युक्त होता है। प्रोकैरियोटिक में 70 एस राइबोसोम पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक में 70 एस राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में 80 एस राइबोसोम पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक में केंद्रिका नहीं होती है। प्रोकैरियोटिक में केंद्रिका नहीं होती, जबकि यूकैरियोटिक में केंद्रिका उपस्थित होते हैं। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति होती है। प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति होती है, परंतु सेल्यूलोज की नहीं बनी होती है। कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक में सेल्यूलोज की नहीं बनी होती है, जबकि यूकैरियोटिक की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। अब देखते हैं प्लांट और एनिमल की कोशिका। प्लांट और एनिमल की कोशिका को देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्लांट और एनिमल की कोशिका को। पादप तथा जंतु। पादप यानी प्लांट, जंतु यानी एनिमल। पादप यानी प्लांट। पादप तथा जंतु दोनों की कोशिका यूकैरियोटिक हैं और लगभग इन दोनों की कोशिका समान होती है। कुछ कोशिका संरचनाओं के दृष्टि से पादप तथा जंतु कोशिका में अंतर होते हैं। पादप तथा जंतु कोशिका में पाए जाने वाले मुख्य अंतर। पहला है पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसकी कोशिका के बाहरी परत कोशिका भित्ति होती है। इसके कोशिका के बाहरी परत कोशिका भित्ति की होती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। जंतु कोशिका के बाहरी परत कोशिका झिल्ली की होती है। अब आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट। पादप कोशिका का आकार जंतु कोशिका के तुलना में थोड़ा बड़ा होता है। पादप कोशिका का आकार जंतु कोशिका के तुलना में थोड़ा बड़ा होता है। पादप कोशिका में वृद्धि कोशिकाओं के आकार बढ़ने से होता है। पादप कोशिका में वृद्धि यानी पेड़ पौधों में वृद्धि कोशिकाओं के आकार के बढ़ने से होता है, जबकि जंतु कोशिका में वृद्धि कोशिका की संख्या बढ़ने से होता है। तो एक बार फिर इस लाइन को देखेंगे, इससे सवाल पूछ लिया जाता है। पादप कोशिका में वृद्धि यानी पेड़ पौधों में वृद्धि जो है कोशिका के आकार में वृद्धि से होता है, जबकि जंतु कोशिका में यानी जीव जंतु में कोशिका के वृद्धि से होता है। कठोर कोशिका भित्ति होने के कारण पादप कोशिका नियमित आकार का होता है। कठोर कोशिका भित्ति होने के कारण पादप कोशिका नियमित आकार का होता है, जबकि जंतु कोशिका की आकृति अनियमित होती है। पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं। पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं, जबकि जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते हैं। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम का अभाव रहता है। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम का अभाव रहता है, जबकि जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है। पादप कोशिका की राजधानी काफ़ी बड़ी होती है, जबकि जंतु कोशिका की राजधानी काफ़ी छोटी होती है। पादप कोशिका में ऊर्जा यानी भोजन का संग्रह स्टार्च के रूप में होता है। पादप कोशिका में भोजन का संग्रह स्टार्च के रूप में होता है, जबकि जंतु कोशिका में ऊर्जा यानी भोजन का संग्रह ग्लाइकोजन के रूप में होता है। आगे देखते हैं। पादप कोशिका में सीलिया जैसे प्रचलन अंग का निर्माण नहीं होता है। पादप कोशिका में सीलिया जैसे प्रचलन अंग का निर्माण नहीं होता है। सीलिया केवल जंतु कोशिका में ही पाया जाता है। अब अगला देखते हैं विसरण यानी डिफ्यूजन और परासरण ऑस्मोसिस। विसरण यानी डिफ्यूजन, परासरण यानी ऑस्मोसिस। पोषक पदार्थों का सजीवों के प्रत्येक कोशिका में पहुंचाना तथा कोशिका में अनुपयोगी या हानिकारक पदार्थ का बाहर निकलना अत्यंत आवश्यक है। इस कार्य हेतु सजीवों में परिवहन तंत्र यानी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बने होते हैं। पदार्थों के परिवहन में विसरण तथा परासरण की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। विसरण तथा परासरण के द्वारा बिना ऊर्जा खर्च किए परिवहन का कार्य संपन्न
होती है। विसरण यानी डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के देखते हैं। डिफ्यूजन विसरण, द्रव, गैस तथा विलय के अणुओं का उनके अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति विसरण कहलाता है। विसरण की यह प्रक्रिया तब तक होती है जब तक पदार्थ के अणु प्राप्त स्थान से समान न हो जाए, पदार्थ के अणु प्राप्त स्थान से समान रूप में न फैल जाए। विसरण करने वाले प्रत्येक अणु उन सभी दिशाओं में अनियमित रूप से फैलते हैं जहां तक अणु की सांद्रता कम होती है। प्रत्येक पदार्थ का विसरण उसी तंत्र सिस्टम में होने वाले अन्य पदार्थों के विसरण पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात एक पदार्थ का विसरण दूसरे पदार्थ के स्वतंत्र होता है, एक पदार्थ का विसरण दूसरे पदार्थ से स्वतंत्र होता है। विसरण का उदाहरण देखेंगे। विसरण द्वारा गैसों यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कोशिका तथा बाहरी वातावरण के बीच में होता है। विसरण द्वारा गैसों का आदान प्रदान कोशिका तथा बाहरी वातावरण के बीच में होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन विसरण द्वारा वाष्प बाहर निकलते हैं। विभिन्न पोषक पदार्थों को बाहरी वातावरण से कोशिका विसरण द्वारा ही ग्रहण करता है। इत्र की शीशी कमरे में खोलने पर उसकी सुगंध विसरण द्वारा ही पूरे कमरे में फैलती है। स्वच्छ जल से भरे बर्तन में इंक डालने पर इंक जल के संपूर्ण भाग में समान रूप से फैलता है, यह विसरण द्वारा ही होता है। आगे देखते हैं। विसरण क्रिया धीमी गति से होती है तथा इसके लिए कोशिका का जीवित होना जरूरी है। विसरण द्वारा स्थानांतरण एक कोशिका से दूसरे कोशिका में या कम दूरी तक ही होता है। विसरण द्वारा स्थानांतरण एक कोशिका से दूसरे कोशिका में कम दूरी तक ही होता है। विसरण की दर पदार्थों के आकार पर निर्भर करता है। छोटे आकार के पदार्थ का विसरण तेजी से होता है और बड़े आकार का धीमी गति से होता है। अब देखेंगे परासरण यानी ऑस्मोसिस। परासरण की प्रक्रिया में जल विलय, परासरण की प्रक्रिया में जल के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा जल के अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से जल के कम सांद्रता वाले क्षेत्र में गमन करता है। परासरण की प्रक्रिया बिना अर्धपारगम्य झिल्ली के संभव नहीं है। परासरण की क्रिया बिना अर्धपारगम्य वाले झिल्ली के संभव नहीं है, इसे याद रखेंगे। परासरण की क्रिया बिना अर्धपारगम्य वाले झिल्ली के संभव नहीं है। परासरण द्वारा जल अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर तब तक गमन करते रहता है जब तक अर्धपारगम्य झिल्ली के दोनों ओर तरफ जल की मात्रा संतुलित न हो जाए। परासरण दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को देखेंगे। परासरणी दाब विलय उत्पन्न वह दाब है जो अर्धपारगम्य झिल्ली से होने वाले जल या विलायक के गमन को रोक देता है। परासरण दाब विलयन में उपस्थित विलय सोल्यूट को अणुओं का सीधा समानुपाती होता है। अब परासरण के उदाहरण देखते हैं। परासरण द्वारा पौधे मूल रोम से भूमि से जल को अवशोषित करता है। परासरण द्वारा पौधे अपने मूल रोम से भूमि से जल को अवशोषित करता है। पौधों के कोशिका में जल का संचरण परासरण द्वारा ही होता है। पौधों के कोशिका में जल का संचलन परासरण द्वारा ही होता है। परासरण द्वारा पौधे के विभिन्न अंग स्फीत रहते हैं। परासरण द्वारा पौधे के विभिन्न अंग स्फीत रहते हैं जिससे वह अंग अपना कार्य अच्छी तरह से कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। पौधों के पत्तियों से पौधों के विभिन्न भागों में खाद्य पदार्थों का वितरण परासरण के द्वारा ही होता है। पौधों के पत्तियों से पौधों के विभिन्न भाग में खाद्य पदार्थ का वितरण परासरण द्वारा ही होता है। पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्र के खुलने तथा बंद होने में परासरण की मुख्य भूमिका होती है। पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्र के खुलने तथा बंद होने में परासरण की भूमिका मुख्य होती है। अब परासरण का कोशिका के साथ संबंध देखते हैं। परासरण का कोशिका के साथ संबंध। प्रत्येक कोशिका में कोशिका द्रव होते हैं जिसकी अपनी एक निश्चित परासरणी दाब होती है। कोशिका में पाए जाने वाले विलयन यानी कोशिका द्रव की तुलना 3 प्रकार की विलयनों से करने पर जो परिणाम निकलकर सामने आता है वह इस प्रकार है। फिर से एक बार देखेंगे। कोशिका में पाए जाने वाले विलयन की तुलना 3 प्रकार के विलयनों से करने पर जो परिणाम निकलकर सामने आता है वह इस प्रकार है। पहला है समपरिसरी विलयन यानी
आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन को देखते हैं। ऐसे विलयन जिसकी सांद्रता तथा परासरण दाब कोशिका रस की सांद्रता और दाब के समान होती है उसे परासरणी विलयन कहा जाता है। आगे है समपरासरणी विलयन में कोशिका को समपरासरणी विलयन यानी आइसोटोनिक सॉल्यूशन में कोशिका को रखने पर जल का कोई आदान प्रदान नहीं होता है। फलस्वरूप कोशिका के आकार तथा वजन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला है अल्प परासरणी विलयन यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को देखते हैं। ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता तथा परासरण दाब कोशिका रस से कम होती है उसे अल्प परासरणी विलयन यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। अब अगला पॉइंट देखेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का। अल्प परासरणी विलयन में कोशिका को रखने पर जल बाहरी विलय से बाहर कोशिका में प्रवेश करने लगता है, जिसके कारण कोशिका का आकार और वजन बढ़ जाता है। अब आगे देखते हैं अल्प परासरणी विलयन से जल का कोशिका में प्रवेश करना अंतःपरासरण इंडोएस्मोसिस कहलाता है। अब आगे देखते हैं अतिपरासरी विलयन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता एवं परासरण दाब कोशिका से अधिक होता है उसे अतिपरासरी विलयन कहते हैं। अतिपरासरी विलयन में कोशिका को रखने पर कोशिका के अंदर का जल निकलकर बाहर आ जाते हैं, जिसके कारण कोशिका का आकार और वजन घट जाता है। अतिपरासरी विलयन में कोशिका को रखने से कोशिका का जल बाहर निकलना बाह्य परासरण एक्सोएस्मोसिस कहलाता है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट बाह्य परासरण के कारण कोशिका का जीव द्रव सिकुड़ने लगता है और कुछ समय बाद जीव द्रव संकुचित होकर कोशिका के एक कोने में कोशिका झिल्ली द्वारा घिरी हुई नजर आती है। इस प्रक्रिया को जीव द्रव कुंचन यानी प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण पद देख लेते हैं। अंतःशोषण को देखेंगे। अंतःशोषण एक विशेष प्रकार का विसरण है जिसमें गोंद, स्टार्च, जिलेटिन, लकड़ी, सूखी बीज जल अधिशोषित कर फूल जाते हैं। अंतःशोषण का उदाहरण देखेंगे तो इसमें गोंद, स्टार्च, जिलेटिन, सूखी लकड़ी और सूखी बीज अधिशोषित कर फूल जाते हैं। जैसे लकड़ी का दरवाजा जो है बरसात के मौसम में फूल जाते हैं, वह अंतःशोषण के कारण ही संभव हो पाते हैं। अब सक्रिय परिवहन को देखते हैं। जब पदार्थों के स्थानांतरण में ऊर्जा खर्च होता है तो इस परिवहन को सक्रिय परिवहन कहते हैं। आगे देखते हैं निष्क्रिय परिवहन। जब पदार्थों का परिवहन बिना ऊर्जा खर्च किए होते हैं तो इसे निष्क्रिय परिवहन कहते हैं। इंडोसाइटोसिस को देखेंगे। यह कोशिकीय जीव यानी अमीबा की कोशिका झिल्ली का लचीलापन कोशिका को इस योग्य बना देता है कि वह बाहरी वातावरण से भोजन को ग्रहण कर सके। कोशिका झिल्ली द्वारा संपन्न इसी कार्य को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अब जीव द्रव्य कुंचन यानी डेप्लोमोलाइसिस को देखेंगे। जीव द्रव्य कुंचित कोशिका को अगर अल्प परासरी विलयन में रख देते हैं तो अंतःपरासरण के कारण जीव द्रव्य पुनः अपने पहले वाले स्थिति को प्राप्त कर लेता है। इसी प्रक्रिया को जीव द्रव्य विकुंचन कहते हैं। अब कोशिका विभाजन को देखेंगे। सेल डिवीजन को आइए देखते हैं। सर्वप्रथम कोशिका सिद्धांत से यह स्पष्ट हुआ था कि नए कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है और इसमें केंद्रक की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। पुराने अथवा पैतृक कोशिका से नए अथवा संतति कोशिका का निर्माण होना ही कोशिका विभाजन कहलाता है। पुराने अथवा पैतृक कोशिका यानी पेरेंट सेल से नए अथवा संतति कोशिका डॉटर सेल का निर्माण होना ही कोशिका विभाजन कहलाता है। जीवन की निरंतरता कोशिका विभाजन पर ही निर्भर करता है, क्योंकि कोशिका विभाजन के द्वारा ही नए कोशिका बनता है, पुनः कोशिका का समूह बनता है, अतः जीव का निर्माण होता है। आगे देखते हैं। कोशिका विभाजन 3 प्रकार से होता है, असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। कोशिका विभाजन 3 प्रकार से होता है, असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। अब असूत्री विभाजन को देखेंगे। असूत्री विभाजन को देखते हैं, यानी कि
एमाइटोसिस डिवीजन, एमाइटोसिस सेल डिवीजन। इस विभाजन में सबसे पहले केंद्रक यानी न्यूक्लियस लंबा होता है और फिर बीच से टूटकर दो भागों में बढ़ जाता है। इस तरह के केंद्रक से दो केंद्रक बन जाते हैं। इसके बाद कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म का दो भागों में विभाजन होता है और प्रत्येक भाग एक एक केंद्रक को घेर कर दो कोशिका बना लेती है। असूत्री विभाजन। असूत्री कोशिका विभाजन में क्रोमोसोम का निर्माण नहीं होता है और न ही केंद्रक झिल्ली सेल मेम्ब्रेन का लोप होता है। जीवाणु तथा रोगग्रस्त कोशिका असूत्री विभाजन होती है। जीवाणु तथा रोगग्रस्त कोशिका में असूत्री विभाजन होती है। आगे देखते हैं समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस सेल डिवीजन। माइटोसिस सेल डिवीजन, समसूत्री विभाजन। इस कोशिका का विभाजन की खोज वाल्टर फ्लेमिंग ने किया था। समसूत्री विभाजन कोशिका की खोज वाल्टर फ्लेमिंग ने किया था। यह कोशिका विभाजन जंतु तथा पौधों के कायिक कोशिका सोमैटिक सेल में होता है। पौधों की कायिक कोशिका सोमैटिक सेल में होता है। समसूत्री विभाजन दो अवस्था में होता है। समसूत्री विभाजन दो अवस्था में होता है। एक है कैरियोकेनेसिस, एक है कैरियोकेनेसिस। इस अवस्था में कोशिका के केंद्र का विभाजन होता है। कैरियोकेनेसिस अवस्था 4 अवस्था में स्टेग से गुजरकर समाप्त होता है। यह 4 अवस्था क्रमिक रूप से इस प्रकार है। पहला अवस्था प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। अब आगे देखते हैं साइटोकेनेसिस। इस अवस्था में कोशिका द्रव का विभाजन होता है। साइटोकेनेसिस, इस अवस्था में कोशिका द्रव का विभाजन होता है। यह अवस्था कैरियोकेनेसिस से समाप्त होने के बाद शुरू होता है। यह अवस्था पौधों तथा जंतु में एक समान रूप से नहीं होता है। अब आगे देखते हैं जंतु कोशिका में टेलोफेज अवस्था। जंतु कोशिका में टेलोफेज अवस्था के बाद कोशिका द्रव बीचों बीच अंदर धस कर दो भागों में टूट जाता है। पादप के कोशिका द्रव अंदर की ओर धस कर विभाजित नहीं होती है। पादप के कोशिका द्रव के मध्य एक कोशिका पट्टी का निर्माण होता है। इसके बाद सेल प्लेट के दोनों ओर सेलुलोज की दीवार बन जाती है और अंतः कोशिका 2 हिस्सों में विभाजित हो जाती है। आगे देखेंगे, अगला पॉइंट है, इस तरह कैरियोकेनेसिस तथा साइटोकेनेसिस अवस्था के बाद एक कोशिका से 2 कोशिका बनते हैं और प्रत्येक में क्रोमोसोम की संख्या बराबर होती है। नए कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या उतनी ही होती है जितनी जनक कोशिका पेरेंट सेल में होते हैं। जीवों में पुनरुद्भवन यानी रीजेनरेशन तथा घावों का भराव इसी कोशिका का विभाजन के फलस्वरूप होता है। अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस सेल डिवीजन। यह विभाजन जनन कोशिका के परिपक्व हो जाने पर होता है। मियोसिस सेल डिवीजन अर्धसूत्री विभाजन यह जनन कोशिका के परिपक्व हो जाने पर होता है। यह विभाजन जनन कोशिका में होता है जिसके फलस्वरूप अगुणित युग्म यानी कि हैप्लॉइड गेम जैसे शुक्राणु कोशिका, स्पर्म सेल, अंडाणु कोशिका, ओवा सेल बनते हैं जो जनन की प्रक्रिया में होने वाले निषेचन में भाग लेते हैं। अर्धसूत्री विभाजन 2 चरण में संपन्न होते हैं। पहला चरण है रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस फर्स्ट कहा जाता है। पहला चरण को रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस फर्स्ट कहा जाता है। दूसरा चरण होमोटाइपिक डिवीजन या मियोसिस सेकेंड कहा जाता है। होमोटाइपिक डिवीजन या मियोसिस सेकेंड कहा जाता है। अब देखेंगे अर्धसूत्री विभाजन का रिडक्शन डिवीजन या प्रथम विभाजन निम्न अवस्थाओं से गुजरकर पूर्ण होता है। पहला है प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। अर्धसूत्री विभाजन के रिडक्शन डिवीजन प्रथम चरण के प्रोफेज 1 अवस्था निम्नलिखित चरणों में पूर्ण होती है। एक है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, पेप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। फिर से एक बार देखेंगे, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, पेप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। रिडक्शन डिवीजन समाप्त होने पर कोशिका द्रव विभाजित होकर 2 अनुजात कोशिका बनाता है। 2 कोशिका में गुणसूत्र की संख्या समान होती है परंतु अगुणित हैप्लॉइड होती है। मियोसिस सेकेंड अवस्था मियोसिस डिवीजन की तरह ही संपन्न होती है। मियोसिस सेकेंड अवस्था मियोसिस डिवीजन की तरह ही संपन्न होती है। इस द्वितीय चरण में निम्नलिखित अवस्थाएं होती है। पहला है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। आगे देखते हैं मियोसिस सेकेंड संपन्न होने पर भी 2 नए कोशिका बनती है।
जिसमें गुणसूत्र की संख्या समान परंतु अगुणित होती है। मियोसिस सेकेंड संपन्न होने पर भी दो नए कोशिका बनती है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या समान परंतु अगुणित होती है। मियोसिस डिवीजन के दो चरण समाप्त होने पर समाप्त होने पर एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। मियोसिस डिवीजन से बने अगुणित कोशिका हैप्लॉइड सेल निषेचन के दौरान आपस में मिलकर जायगोट युग्मज या द्विगुणित कोशिका में बदल जाते हैं। मियोसिस डिवीजन से बने अगुणित कोशिका निषेचन के दौरान आपस में मिलकर जायगोट या द्विगुणित कोशिका में बदल जाता है। इस तरह गुणसूत्रों का आपस में मिलने से उसमें नवीनता आती है। इस प्रकार गुणसूत्रों का आपस में मिलने से उसमें नवीनता आती है जो सजीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न करती है। यही विभिन्नताएं पृथ्वी पर विकासवाद का कच्चा पदार्थ है। तो इसके साथ ही अध्याय फर्स्ट का पूरा समाप्त कर दिया गया है। अध्याय फर्स्ट का जो है पहला पार्ट 1 अपलोड है चैनल पे, यह पार्ट 2 है, इसे भी आप लोग देख लेंगे। आशा करता हूँ कि आप लोग इसका रिवीजन 1-2 बार करेंगे ताकि तैयारी हमारी जो है पक्की हो सके। और मेरा यह रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले जो भी वीडियो हो वह आपके तक पहुंच सके। इसका आगे मैं ऑब्जेक्टिव भी करवाने वाला हूं। अगले वीडियो में मैं इसका ऑब्जेक्टिव